में बहुसंख्यकवाद। आज की जो बातें होगी वो बातें कहाँ की होगी? श्रीलंका के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में, कल हम लोग ने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में, और कल हम लोग ने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है उसके बारे में, और कल हम लोगों ने पढ़ा था विधायिका के बारे में, कल हम लोग ने पढ़ा था कार्यपालिका के बारे में, और कल हम लोग ने पढ़ा था न्यायपालिका के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग पढ़े क्या पढ़े थे? लोकतंत्र के बारे में। और लोकतंत्र का एक बहुत ही सुंदर सा परिभाषा डॉक्टर अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, जो अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति। उन्होंने कहा था लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र। और जो ये परिभाषा देने वाले थे वो जो व्यक्ति जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हम लोगों ने बेल्जियम में भाषा विवाद को देखे, श्रीलंका में भाषा विवाद को देखे। अब उसको जो थोड़ा विस्तार पूर्वक से हम लोग पढ़ना शुरू करते तो पहले श्रीलंका के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर जो है कि किसके बारे में पढ़ाया जाएगा? बेल्जियम के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग यदि भारत की आज़ादी के बारे में बात किया जाए तो भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और भारत आजाद होते हुए दो मुल्क बन गए थे। दो मुल्क मतलब दो देश, दो राष्ट्र। दो मुल्क मतलब दो देश, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। और जो बंटवारा करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था रेड क्लिफ। उसने जो है कि मैप में निशान दे दिया कि इतना से इतना जो पाकिस्तान हो गया, इतना से इतना जो है क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया। कब दिया गया था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। उस समय से दो देश हो गए, एक का नाम रखा गया भारत, जो पहले से भारत था, और दूसरे का नाम रखा गया पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होकर फिर एक देश बना, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। इसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तो दिमाग में सवाल आएगा कि बांग्लादेश कब बना? तो बांग्लादेश जो है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश बनता है। किससे अलग होकर? पाकिस्तान से अलग होकर। लेकिन यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1948 ईस्वी में श्रीलंका जो है आजाद होता है। तो किससे आजाद होता है? अंग्रेजों से आजाद होता है। भारत जिस प्रकार से गुलाम था उसी प्रकार से जो है श्रीलंका भी गुलाम था। तो श्रीलंका जो है भारत के एक साल के बाद जो आजाद होता है। मतलब एक साल पहले कौन आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ। 1947 ईस्वी में जो है भारत आजाद होता है, और 1948 ईस्वी में कौन आजाद होता है? श्रीलंका आजाद होता है। सन 1948 मतलब 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर, जो वहाँ पर जो श्रीलंका में जो है जो सिहली समुदाय था उसकी संख्या जो क्या थी? अधिक थी। उसकी संख्या क्या थी? अधिक थी। और यहाँ पर देखा जाए सिहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा, और जो उन लोग जो है कि संख्या में जब अधिक है तो उन लोगों ने क्या चाहा? उन लोगों ने चाहा कि हमारा जो शासन इस देश का जो श्रीलंका का बागडोर है पूरी तरह से जो है इसमें कौन किसको जो है हकदार होना चाहिए? सिहली समुदाय को। मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको ज़्यादा हक मिलना चाहिए, और वही जो है कि इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार में सिहली समुदाय की प्रभुता कायम करने की अपनी बहुसंख्यक बस्ती के तहत कई कदम उठाए। मतलब जो है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या किया गया कि ऐसा नियम बनाया गया जिससे जो है कि सिहली समुदाय को जो है अत्यधिक लाभ हो, उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो, और बाकी सारे लोगों को जो है कि प्रॉफिट कम मात्रा में। इस प्रकार का जो वहाँ का जो स्थिति बनाया गया। 1956 मतलब 1956 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार, मतलब क्या है? सिहली समुदाय के जो लोग हैं ना वो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत कुछ बनाया, लेकिन जो तमिल लोग था उन लोगों के लिए क्या किया? उन लोगों को दरकिनार, मतलब उन लोगों को जो है कि लगभग जो है ऐसा बनाया गया जिससे उसको कोई लाभ ना हो सके। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब लोग घर बनाते हैं तो उसमें टाइल्स लगाते हैं, बछुड़ा मारते हैं, पंखा लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, अच्छा सुंदर सुंदर स्टिकर लगाते हैं। लेकिन जानवर का जो है घर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? उसमें जो है कि खपरा का बना देते हैं, चलबस्टा का बना देते हैं, ना पंखा लगाते हैं, ना लाइट लगाते हैं, ना उसको गर्मी से मतलब, ना ठंडा से मतलब, क्योंकि जानवर किस तरह रहा है उसको किसी प्रकार से जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रहा है वो नहीं सोचते। लेकिन खुद में जब गर्मी लगता है तो हम लोग सोचते हैं कि गर्मी लग रहा है तो पंखा लगाएंगे, एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे। उसके बाद और सोचते हैं कि नहीं ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो दूसरा जगह चल जाएंगे, नहा लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, घूमने चल जाएंगे, कश्मीर चल जाएंगे, कहीं चल जाएंगे। लेकिन जानवर को क्या किया जाता है? उसको जो एक स्थान पर जो है बांध दिया जाता है, और बांध दिया जाता है उसको जो है कि कभी पूछने के लिए नहीं जाता है तो गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, प्यास लग रहा है, कोई किसी को पूछे ना, उसको मच्छर लग रहा है, क्या लग रहा है, कोई पूछता है? नहीं पूछता। तो मतलब इंसान क्या करता है? अपना प्रॉफिट के लिए बनाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो जो तमिल लोग थे उसको जो है इसी प्रकार से उसको जो अपने श्रीलंका में उसको जो दरकिनार कर दिया। मतलब जो लाभ जो मिलने वाला था वो लाभ जो है मतलब सरकारी नौकरी हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसे जो है एक प्रकार से दरकिनार कर दिया कि तुम नहीं बन सकता है, कि तुम मतलब उसको हटा दिया गया, मतलब उसको कोई प्रॉफिट नहीं, तुम जो है नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? ये सब कुछ नहीं बन सकता। आराम से रहो, खाओ पियो, सुतो, कोई सरकारी नौकरी का टेंशन मत लो। ना तुमको मुखिया बनना है, ना तुमको मुख्यमंत्री बनना है, ना राष्ट्रपति बनना है, ना प्रधानमंत्री बनना है, ना तुमको जो है सही तरह का काम मिलने वाला है। इस प्रकार की पाबंदियां जो है एक प्रकार से जो है कि सिहलियों ने अपना तो लाभ देखा, लेकिन तमिलों को क्या किया? नुकसान पहुंचाने की ओर कदम उठा। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल के दरकिनार करके सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। और वहाँ का जो है राजभाषा श्रीलंका का जो राजभाषा घोषित किया गया वो कौन सा भाषा घोषित कर दिया? सिहली थे तो सिहली लोग का सिहली भाषा था, तो उसको जो है कि राज्य भाषा, मतलब कि जो श्रीलंका में जो काम आने वाली भाषा है, जो कोर्ट का भाषा है, जो लोगों का भाषा है, वो क्या कौन सा भाषा रहेगा? सिहली भाषा रहेगा। मतलब हर जगह जो सरकारी काम में यूज होगा तो कौन सा भाषा यूज होगा? सिहली भाषा। और तमिल भाषा को क्या किया गया? उसको जो क्या किया गया? उसको हटा दिया गया, मतलब उसे कोई वैल्यू नहीं दिया गया। तो राजभाषा किसे घोषित कर दिया गया? सिहली। कब घोषित किया गया? 1956 ईस्वी। 1956 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 1956। एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिहली को प्राथमिकता की नीति भी चली। मतलब जैसे विश्वविद्यालय, जैसे मतलब विद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, उसमें जो अत्यधिक मात्रा में जो है कि कौन भर्ती हो सकते हैं? उसमें जो सिहली लोग जो है कि भर्ती हो सकते हैं। उसमें जो टीचर तो है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसमें जो अत्यधिक कौन रहेगा? वो सिहली भाषा के लोग है। उसे जो प्राथमिकता जो है अधिक दिया गया। और जो सिहली भाषा नहीं बोलने जानता है और जो तमिल भाषा वाले लोग हैं उन लोगों को क्या किया गया? तुम लोग की जरूरत नहीं, तुम लोग हटो ना। नई संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देगी। वहाँ पर जो बौद्ध मंदिर है, जो बौद्ध स्थान है, जहाँ पर बौद्धों का जो शरण है, जहाँ बौद्ध लोग हैं, उसको जो क्या किया जाएगा? उसको बढ़ाने का काम जो सरकार करेगी। ये भी कानून बना दिया गया कि ये चीज होगा। एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई, मतलब इस प्रकार से जब धीरे धीरे, जैसे सबसे पहले जो क्या किया गया? भाषा को जो है राज्य भाषा बना दिया गया। कौन सा भाषा को राजभाषा बनाया गया था? सिहली भाषा। कब बनाया गया था? 1956 ईस्वी, है ना। और उसके बाद जो सरकारी नौकरी में किसको हक नहीं मिलेगा? तमिल लोगों को नहीं मिलेगा। किसको हक मिलेगा? तो सिहली लोगों को मिलेगा। समझ में आया? एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों में, मतलब एक करके जो फैसला आया उससे जो है क्या होगा कि अब यदि मान लो किसी को हक नहीं मिलेगा, उड़ा रहा इंसान भी है लेकिन उसको जो हक नहीं मिल रहा, तो जानवर तो है नहीं, तो जब उसको हक नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? आंदोलन करेगा।
तो फिर तमिल लोग जो आगे जाकर क्या करेगा, आंदोलन करेगा, विरोध करेगा कि हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए, हमें भी जो है कि हक चाहिए, हमारा भाषा को भी जो है कि इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ सारा चाहिए कौन करेगा, तमिल के लोग हैं। एक करके आइए इन सरकारी, ये जो धीरे धीरे आया इन सरकारी फैसलों में श्रीलंका के तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ा। उन्हें लगा कि बौद्ध मतलब धार्मिक में भी देखा जाए तो उसमें वैल्यू किसको मिल रहा है, बौद्ध धर्म को, ईसाई धर्म को नहीं, जैन धर्म को नहीं, और ना ही जो है कि हिंदू धर्म ना मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म को जो है कि ज्यादा वैल्यू नहीं था। लेकिन किसका वैल्यू जो है कि श्रीलंका में ज्यादा है, बौद्ध धर्म। 1956 में जो जैसा कानून बना, धीरे धीरे जो है कि बौद्ध धर्म को ज्यादा वैल्यू देने लगा और जो है कि बाकी जो है कि सबसे जो है कोई लेना देना नहीं। धर्मावलंबी सहेलियों नेतृत्व में सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां मतलब जो जिसको हक नहीं मिल रहा है उन लोगों को लगा क्या लगा है, उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही, मतलब समान अधिकार जो होना चाहिए, मतलब किसी को यदि नौकरी मिल रहा है तो सबको नौकरी मिले। जैसे अभी जो है कि यहाँ पर क्या चावल मिलता है तो सबको चावल मिलता है कि नहीं मिलता, यदि स्कूल पढ़ने का हक है तो सबको हक है कि नहीं। तो उस प्रकार से जो है कि मतलब कि वहाँ पर समानता समानता मतलब जो एक नागरिक के साथ हो वो जो है दूसरे नागरिक के साथ हो, वैसे जो है कि कानून बनना चाहिए। ऐसा जो है मांग किसने करने लगा, तमिल लोगों ने, कि यदि मान लीजिए किसी को खून कर रहा है, कोई चाकू मार दे रहा है और मर जाता है तो को फांसी दिया जाएगा, दूसरे बोलना तुम तो सीधी भाषा बोलता है तुमको फांसी नहीं होगा, तो ये भेदभाव है कि नहीं। तो क्या कि समान कानून होना चाहिए। समान कानून मतलब क्या कि मेरे लिए भी वही कानून होना चाहिए जो एक तमिल के लिए होना चाहिए, जो तमिल के लिए वही कानून होना चाहिए जो एक सहेली के लिए होना चाहिए। मतलब दोनों को जो क्या है एक समान कानून होना चाहिए। मतलब बौद्ध धर्म को यदि ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है तो हिंदू धर्म को भी जो है ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ईसाई धर्म को भी उसी तरह बढ़ावा देना चाहिए, उसी तरह जैन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार से जो है कि बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर किसका जो बढ़ावा दिया जा रहा है, बौद्ध धर्म। नौकरी में किसको ज्यादा जो वैल्यू दिया जा रहा है, तो ज्यादा प्राथमिकता किसे दिया जा रहा है, बौद्ध धर्म। तो किसको नहीं दिया जा रहा, बाकी लोग किसी को दिया नहीं जा रहा। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों के उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मतलब कि जो है भेदभाव किया जा रहा था। तो भेदभाव को मिटाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अब आंदोलन की तैयारी और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। मतलब सही लोग का हित जो है देखा तो जा रहा है कि इसके हित में क्या अच्छा हो सकता है, लेकिन तमिल लोग के जो हित को नहीं देखा जा रहा। तमिल में कौन कौन थे, तमिल में मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, लेकिन इसको जो है तमिल भाषा जो ईसाई लोग थे उसको जो है सही भाषा आता था और तमिल भाषा था। उनके हितों की अनदेखी की जा रही। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सहेली समुदाय के संबंध बिगड़ने लगे। जब दोनों का जो है कि समान जो है कानून नहीं बनाया गया, जब दोनों को समानता नहीं मिला गया तो दोनों में क्या हुआ, दोनों का संबंध बिगड़ने लगा। मतलब दोनों में जो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब सारा चीज होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं बताओ। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। अब जो है कि जो श्रीलंकाई तमिल जो है उन्हें क्या किया, अपना जो पार्टी बनाता है। कौन सा पार्टी बनाता है, अपना हक के लिए पार्टी बनाता है। जैसे आज हम लोग भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, आरसू है, जेएमएम है कि नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार है वहाँ पर भी जो है कि तमिलों ने जो है पार्टी बनाया और उस पार्टी का जो है कि क्या था, उस पार्टी का जो है कि तमिल लोग को जो है किस प्रकार से जो है अधिकार दिलाया जा सके उसमें जो है काम करता है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, मतलब अभी तक कौन राजभाषा है, सहेली भाषा। लेकिन तमिलों ने क्या कहा कि हमारी जो भाषा तमिल भाषा है उसको क्या बनाया जाए, श्रीलंका का राजभाषा बनाया जाए। क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार, मतलब क्या है कि शिक्षा दिया जाए तमिलों को और क्या दिया जाए, रोजगार का अवसर भी जो है मिलना चाहिए। जिस प्रकार से सहेली लोग को शिक्षा मिल रहा है, जिस प्रकार से क्या कहते हैं, जिस प्रकार सहेली लोग को जो है शिक्षा मिल रहा है और जिस प्रकार से उन लोगों को नौकरी मिल रहा है उसी प्रकार का हम लोग को भी वैसा अवसर देना होगा। हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग लेकर संघर्ष किया। और किसे डिमांड करने का, सरकार से, कि हम लोग को भी जो क्या चाहिए, हम लोग को भी चाहिए नौकरी चाहिए, हम लोग को भी शिक्षा चाहिए, हम लोग को भी चाहिए इस प्रकार का समान अवसर, मतलब जैसा अवसर हम लोग को दिया जा रहा है वैसा अवसर हम लोग को भी दो। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके में स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। लेकिन इन लोगों की जो मांग किया गया उसका मांग भले कितना अच्छा था, कितना भी सुंदर था, कितना बढ़िया था, लेकिन वहाँ की जो सरकार जो थी उसको किसने क्या किया, उसको जो है नकार दिया। मतलब कि ये चीज होने वाला नहीं है, तुमको जो अधिकार मिलने वाला नहीं है, तुमको समानता का अधिकार मिलने वाला नहीं है, तुम्हारे लिए नौकरी मिलना नहीं है, तुम्हारे लिए शिक्षा मिलना नहीं है, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा। तो ऐसा मतलब जानवर की तरह हो, है कि नहीं। तो इन लोगों ने फिर क्या किया, 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में, जो यदि श्रीलंका का मैप देखा जाए तो उसकी जो उत्तरी पूर्वी श्रीलंका है, स्वतंत्र तमिल इलिम सरकार बनाने की मांग को लेकर अपने राजनीतिक संगठन बनाया और उसमें जो है राजनीतिक संगठन मतलब राजनीतिक पार्टी को जो बनाया। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास में बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध मतलब अब वहाँ पर जो है कि जब इसका डिमांड किया गया, डिमांड जब नहीं मिला, समान अवसर नहीं मिला, तो वहाँ पर जो है कि श्रीलंका में युद्ध छिड़ गया। समय क्या कहते हैं, तमिल और सहेलियों के बीच। उसको जो है जिस घर में जिस देश में यदि युद्ध हो रहा है उसको क्या कहते हैं, गृह युद्ध। जैसे मान लो घर है उसको क्या कहेंगे, गृह में जो लड़ाई झगड़ा हुआ तो गृह में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। ये घर उसी प्रकार देश के अंदर यदि युद्ध हो रहा है, अपने ही लोग जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, गृह युद्ध कहेंगे। गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके और उसके बाद जो है कि सहेली भी मरा और तमिल में। क्यों मरा, क्योंकि समान अवसर मिला नहीं, लोग लड़ने के लिए चल गया। उन लोगों को अवसर देंगे नहीं तो लोग लड़ने आ गया और दोनों को टकराया तो फिर क्या होगा, कोई तो मरेगा। तो इधर भी मरा और उधर भी मरा, दोनों साइड के लोग जो है मरे। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। शरणार्थी मतलब क्या है कि अपना श्रीलंका से भाग के दूसरे देश चले गए और वहाँ पर जाकर जो रहने लगे तो उसको जो कहा जाता है शरणार्थी। मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई का घर है और उसके घर से जो है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, टेंशन में आकर ला मेरे यहाँ पर जो है वहाँ निकल के चल जाता है और कहीं दूसरा जगह रहने लगता है, दूसरा गाँव में, दूसरा जगह में, तो क्या अपना घर छोड़ के दूसरा जगह रहेगा तो रहा है, तो वहाँ का जो क्या शरणार्थी है, वहाँ रहने लगा शरणार्थी। उसी प्रकार जो श्रीलंका को छोड़कर बहुत सारे लोगों ने दूसरे देश की ओर चल गया, सब कुछ छोड़ के देश के। तो दूसरे देश में यदि कोई शरण लिया है, मतलब दूसरे देश में जो कोई रहने लगा है, जो दूसरे देश का जो शरण लिया उसे क्या कहेंगे, शरणार्थी। मतलब दूसरे देश में यदि कोई रहता है अपना देश को छोड़कर तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शरणार्थी। उसको भगा दिया जाए, पीट के भगा दिया जाए, जैसे भगा दिया जाए, दूसरे देश में रह रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शरणार्थी, है ना। एक होता है, क्या होता है, एक आदमी होता है जो वीजा पासपोर्ट लेके जाता है, वो फिर अपना देश आ जाता है, लेने का आदमी जो सब कुछ छोड़ के जाता है, उसका जो घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ के जमीन जाता है, दूसरे देश में शरण ले लिया, दूसरे देश में रहने लगा, शरण मतलब रहने लगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, शरणार्थी बोलेंगे। गृह युद्ध के परिणाम से दोनों पक्ष में हजारों लोग मारे जा चुके। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों ने रोजी रोटी चौपट हो गई। मतलब लड़ाई झगड़ा होगा तो लड़ाई झगड़ा में ध्यान रहेगा तो फिर ना काम होगा ना कमाई होगा। जब काम हुआ नहीं तो फिर जो है कि कुछ उत्पादन होगा नहीं, और जब कमाई होगा नहीं तो तुम कुछ खरीद सकता नहीं, जब कुछ खरीद सकता नहीं तो खाने में दिक्कत, पीने में दिक्कत, और घर में खेती हुआ नहीं तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है कि भूखे आदमी जो है बहुत दिक्कत होगा, रोजी रोटी चौपट हो गई। वहाँ के गृह युद्ध के मुल्क के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जीवन में काफी परेशानी पैदा हुआ और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। और जो है कि जो 80 से चला, 1980 से जो गृह युद्ध का शुरुआत जो हुआ 80 के बाद से, वो गृह युद्ध कब खत्म हुआ, 2009 ईस्वी में जो गृह युद्ध समाप्त होता है। ये था तुम्हारा श्रीलंका का स्टोरी।
है ना। ये क्या था, श्रीलंका का स्टोरी। इसमें जो है क्या हुआ, एक दूसरे से जो आदमी क्या हुआ, लड़ा झगड़ा, अधिकार नहीं मिला तो उसमें जो अधिकार डिमांड किया, जब अधिकार डिमांड किया तो फिर आप दोनों में क्या हुआ, आपस में फाइट हुआ। फाइट होने के बाद भी डिसीजन क्या हुआ, कि गृह युद्ध समाप्त होता है 2009 ईस्वी में, जो है कि गृह युद्ध खत्म होता है। 80 के बाद से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, 2009। अब क्या है कि सेकंड हम लोग, जैसे 2 देश की कहानी था, तो एक देश और है, उस देश का नाम क्या है, बेल्जियम। बेल्जियम की साझेदारी, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। मतलब श्रीलंका ने जो किया उस प्रकार से जो है बेल्जियम ने नहीं किया, उसने जो अलग 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 तरीके से जो क्या किया है, उन लोगों ने जो रास्ता अपनाया। तो क्या रास्ता अपनाया, क्षेत्रीय अंतरों की सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच, यहाँ पर देखा जाए तो 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान के 4 संशोधन सिर्फ इस बात में किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन एहसास ना हो। मतलब श्रीलंका ने क्या किया था कि सहेली समुदाय को अधिकार ज्यादा मिलेगा, तमिल समुदाय के लोगों को अधिकार कम मिलेगा। लेकिन इसके उल्टा जो बेल्जियम ने क्या कहा कि जो है कि 1970 से लेकर 93 के बीच में 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने इस बात को जो बार बार सोचा कि कोई भी इंसान, कोई व्यक्ति को जो बेल्जियम में ऐसा ना लगे कि ये जो इस देश का नागरिक नहीं है, या उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, या उसका अपमान किया जा रहा है। इसके कारण से संविधान में जो कई परिवर्तन किए, बार बार परिवर्तन किया, और उसको मतलब अपने देश में जो है कि हर आदमी को समान अधिकार देने का जो प्रयास बेल्जियम ने किया। तो क्या किया, 4 संशोधन किया, मतलब परिवर्तन किया, इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन मतलब कि खराब ना लगे, अपमानजनक ना लगे, बेगाना मतलब कि क्या कहते हैं, अनेक प्रकार की जो है कि समस्या है उसको ये ना लगे कि हम इस देश का नागरिक नहीं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ असमानता का जो असमानता देखा जा रहा है, ऐसा ना हो, इस प्रकार का सोच जो है बेल्जियम की सरकार ने कहा। मतलब सबको क्या मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा और सभी मिलजुल कर रह सके। सब लोग क्या होगा कि सब मिलजुल कर रहे। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम की तरह जो दूसरा देश के बारे में देखा जाए तो ऐसा जो है किसी के पास करने की क्षमता अगर यदि कर पाया है तो ऐसा कोई देश नहीं कर पाया, तथा कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए देखिए बॉक्स की कुछ मुख्य बातें। यहाँ पर बॉक्स में जो है कि मुख्य बातें दी, लेकिन हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि अच्छा बेल्जियम ने क्या चीज। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यहाँ पर जो है बेल्जियम में क्या किया गया, वहाँ पर नियम बना दिया कि देखो कि यदि वहाँ सरकार बनती है तो जितना डच भाषा वाला आदमी रहेगा उतना ही तो कौन भाषा वाला रहेगा, फ्रेंच भाषा भी रहेगा, है ना। मतलब आधा 10 को सीट यदि है, 10 को पद है, 10 को जो मंत्री है, तो 5 को मंत्री डच रहेगा, तो 5 को क्या रहेगा, फ्रेंच रहेगा। यदि 50 हुआ है तो 25 को कौन रहेगा, और 25 को कौन रहेगा, 25 रहेगा डच और, मतलब इस प्रकार से वहाँ पर किया गया। केंद्रीय सरकार में डच फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान रही। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी, मतलब यदि कोई कानून यदि बनाना है तो दोनों भाषा का क्या होगा, दोनों भाषा के लोग समूह के सांसदों के बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा नहीं कर सकता। मतलब यदि कोई कानून बनाना है तो उसमें जो दोनों पक्ष का जो है कि समान किया जाए, दोनों पक्ष का जो है बहुमत को देखा जाता है, उसके बाद वहाँ पर कोई कानून बनता है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं। और जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार से भारत जो है उसमें जो है क्या है कि एक जो है केंद्र सरकार है और क्या है राज्य सरकार। राज्य सरकार को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है और केंद्र सरकार को भी अपना अधिकार है या नहीं है। उसी प्रकार से वहाँ भी जो है कि अधिकार दिया गया, राज्य सरकार को भी अपना अधिकार दिया गया कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, और वहाँ की जो केंद्र सरकार उसे भी जो है अधिकार दिया गया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। मतलब कि जो है कि इस सारी कानूनों को स्वीकार करता है क्योंकि सब में जो है बराबरी का अधिकार है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। जैसे भारत में जो है कि तीसरे स्तर की सरकार काम करती है। जैसे भारत में सबसे पहले क्या है, केंद्र सरकार, उसके बाद कौन सा सरकार आता है, राज्य सरकार, उसके बाद क्या होता है, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार मतलब क्या था, पंचायत वाला, पंचायत सरकार, हाँ, पंचायत में जैसे मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति ये सब होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय सरकार। और उसी प्रकार जो है जैसे शहरी इलाका में उसको नगर पालिका करते हैं, ग्रामीण इलाका है तो उसको पंचायत करते हैं। तो उसी प्रकार बेल्जियम में भी जो है कि एक क्या है, केंद्र सरकार है, एक नगर पालिका। नगर पालिका के बारे में बात किया जाएगा, नगर पालिका के हम लोग चैप्टर में। केंद्र सरकार एक वहाँ मिला और एक राज्य सरकार। इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। हम लोग में था कि पंचायत वाला सरकार, स्थानीय सरकार, लेकिन यहाँ पर क्या है, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार मतलब उस कम्युनिटी के लोग जो डच भाषा बोलते हैं उसकी सरकार होगा। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जो सामुदायिक सरकार होता है उसमें क्या होता है कि उसका चुनाव यदि होता है जो डच भाषा बोल रहा है तो वही खाली वोट करेगा, वही उसको चुनेगा। और जो फ्रेंच भाषा बोल रहा है तो फ्रेंच भाषा वाला ही उसको चुनेगा। ये तीसरे तरह का सरकार है जो क्या है, हम लोग जैसे पंचायत वाला है, उन लोग का तीसरा सरकार क्या था, सामुदायिक सरकार। और सामुदायिक सरकार में जिस समुदाय के लोग हैं, जैसे डच भाषा के लोग हैं तो डच भाषा के लोग उसको वोट करेंगे, यदि उसका फ्रेंच भाषा के लोग हैं तो फ्रेंच भाषा के लोग उसको वोट करेंगे। समझ में आया? आगे देखते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हो इस समुदाय की सरकार को चुनते हैं। इस सरकार की संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों में फैसले लेने का अधिकार है। और वहां पर शिक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में अपना अधिकार जो है उसको अधिकार दिया गया है कि उसमें उसको क्या है, फैसला जो है वो ले सकता है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, मतलब सुनने में थोड़ा सा जटिल लग सकता है, कठिन तो लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा। मतलब जिस तरह श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, हजारों लोग मर गए, लेकिन बेल्जियम में क्या हजारों लोग मरे नहीं, सबको अधिकार दे दिया, जाओ तुम भी लो अधिकार, तुम भी अधिकार लो, सब लोग अधिकार लो। तो सबको अधिकार दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, वहां पर लड़ाई झगड़ा मारपीट क्या होगा, कोई मरेगा नहीं मरेगा। गृह युद्ध की आकांक्षाओं का विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़े में बढ़ गया होता। जब अनेक यूरोपीय देश ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स का उसका मुख्यालय चुना गया। मतलब वहां पर जो उसका मुख्यालय कब बनाया गया। ये जो है कि तुम्हारा कहानी जो है बेल्जियम का था। और बेल्जियम के बारे में जब देखा जाए यहाँ पर इसको, तो बेल्जियम में क्या हुआ, फायदा वाला चीज हुआ, घाटा वाला चीज हुआ। और आगे और थोड़ा सा देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यदि हम लोग श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो श्रीलंका जो है क्या हुआ कि वहाँ पर शैली भाषा को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया, समान अवसर नहीं दिया गया तमिलों को। तो वहाँ पर क्या हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ। और लड़ाई जब हुआ, गृह युद्ध जब हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, हजारों लोगों की जो मौत, शैली लोग भी मरे और तमिल लोग भी मरे। और इसमें जो क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है उस देश को छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी बन गए, अपना घर, अपना परिवार, अपना जमीन, अपना सब कुछ छोड़ के दूसरे देशों में जाके खाने पीने के लिए जो लाले पड़ गए। मतलब खाने पीने के लिए रोजी रोटी का संकट आ गया, मतलब रोजी नहीं, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास खाना नहीं, इस प्रकार का भी संकट जो है श्रीलंका में आता है। और अनेक प्रकार की समस्या का सामना जो है करना पड़ा। और 1980 के बाद जो युद्ध शुरू हुआ था, गृह युद्ध लगभग जो स्टार्ट हो गया था, वो जाकर 2009 ईस्वी में जाकर खत्म होता है। ये समस्या कहाँ थी, श्रीलंका में थी। लेकिन बेल्जियम में देखा जाए तो बेल्जियम में क्या है, 3 स्तर की सरकार बना दिया गया। जब केंद्र सरकार में सब लोग आओ जिसको जिसवाना है, और उसमें बताया गया कि हमारा 5 मंत्री जो डच भाषा का होगा तो जर्मनी भाषा का जो है कि कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा, मतलब कि 50-50%। फिर उसे जो है कि राय सरकार बनाएगा, राय सरकार में विशेष अधिकार दिया गया। और जब राय सरकार के बाद एक और सरकार बना जिसका जो सामुदायिक सरकार बोला गया, कम्युनिटी सरकार, उसमें क्या उसी वही लोग जो है कि उसको वोट कर सकता है जो उस भाषा को डच भाषा का जो लोग है तो उसको डच भाषा का लोग ही वोट देगा, चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन कौन उसको वोट देगा? डच भाषा। कैसे बोला जाता है तो अपना तुम यूट्यूब में देख लेना। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों में ही देश लोकतांत्रिक है, दोनों देश क्या है? लोकतांत्रिक है, दोनों में लोकतंत्र है, लेकिन दोनों का लोकतंत्र देखकर कैसा लग रहा है? एक में लग रहा है कि तानाशाही जैसा है, एक में क्या है? अनेक प्रकार का प्रॉब्लम दिख रहा है, और दूसरे में दिख रहा है कि हाँ सबको अधिकार मिला। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल पर उन्हें अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावना को आदर करने पर ही देश में एकता संभव होगा। मतलब यदि सबको आदर दिया जाए, सबको अवसर दिया जाए, सबको समानता दिया जाए तो क्या फिर होगा? वहां पर हमको क्या मिलेगा? एकता हो सकता है, देश में एकता हो सकता है, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो सकता है। किसकी सोच थी बेल्जियम की? इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता की साझेदारी पर सहमत हुए। दोनों पक्ष जो है क्या आपस में जो है कि लड़ने लगेगा? नहीं लड़े, एक साथ मिलकर चलने लगे। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे क्या पता चलता है? अब जैसे मान लो कि समान अवसर तो बेल्जियम में मिला, श्रीलंका में मिला नहीं मिला, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो गया। इससे क्या पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करना, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है और अल्पसंख्यक जो छोटा है उसको यदि उस पर अपना जो हुकूमत अपना कानून थोपने की कोशिश किया जाए तो वहां पर क्या होगा? विवाद होगा। वहां पर क्या होगा? लड़ाई होगा, वहां पर क्या होगा? युद्ध होगा, और युद्ध होने के बाद क्या होगा? लोगों की मृत्यु होगी। अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने की सत्ता पर उसको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता की संकट पड़ सकती है। पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है? आराम से पड़ेगी। अब इसके आगे जो है कि हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आगे जो देखते हैं तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी? यहाँ पर एक सवाल की तरह पूछा जा रहा है कि सत्ता को जो बांटना या फिर जो उसको साझेदारी उसको जो है कि क्यों आवश्यक है? आवश्यक जो है तो क्यों आवश्यक है? तो इसको देखते हैं। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है। यहाँ पर एक चीज को कहा जा सकता है कि सत्ता का जो बंटवारा जो है तो ठीक है, और दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि सत्ता का बंटवारा जो ठीक नहीं है कि नहीं? क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह यदि हम लोग तर्क देंगे कि बंटवारा ठीक है तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जैसे बेल्जियम के बारे में जो है कि पढ़े कि सबको जब अधिकार दिया गया तो फिर वहाँ पर टकराव हुआ, झगड़ा हुआ नहीं हुआ। जब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ इसका मतलब सत्ता की साझेदारी करना अच्छी बात है या गलत बात? तो सत्ता की जो साझेदारी करना मतलब सबको अधिकार देना बहुत जरूरी है। जब सबको जो है हम अधिकार देते हैं वहाँ पर जो विवाद की मात्राएं जो है कम हो जाती है, कम होती है। बेल्जियम में देखिए आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व में अच्छा है। मतलब यदि हम लोग यदि सत्ता की साझेदारी नहीं करते हैं, बेल्जियम की तरह यदि बांटने का काम नहीं करते हैं तो श्रीलंका की तरह क्या होगा? वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, मौत हो सकता है, एक दूसरे का जान लिया जा सकता है। दूसरा देश जो है कि भटकने के लिए बहुत सारे निकल जा सकते हैं। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह अखंडता, जैसे मान लो कि कुछ देर के लिए यदि बहुसंख्यक मतलब जैसे सीली लोग जो है उसने क्या किया कि कानून बनाया कि जितना अधिकार मिलेगा, जितना शिक्षा मिलेगा, जितने बड़े बड़े पद है उसे मिलेगा, तो किसको मिलेगा? श्रीलंका के सीली लोगों का, और तमिल लोगों को नहीं मिलेगा। यदि उसको नहीं मिला गया तो फिर वहाँ पर क्या होगा? तो कुछ समय के लिए उसको क्या लगा कि नहीं इससे जो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। हर प्रकार से समस्या को दूर होगा, सीली लोग आगे बढ़ेंगे और देश में जो किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। कभी ना कभी तो सोचा होगा, लेकिन हुआ क्या? उसका जस्ट उल्टा। मतलब कैसा उल्टा हुआ? विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, एक दूसरे को देख नहीं पाया, फिर जो काटा कटी हो गया, और फिर तो ये जो है क्या हुआ? ये जो है कि उस देश के लिए घातक हुआ। तो यदि वहाँ पर श्रीलंका में बंटवारा कर दिया जाता, सबको जो है सत्ता में जो हल्का जो है कि सबको अधिकार समान अधिकार दिया जाता तो क्या होता? लड़ाई झगड़ा हो सकता, लड़ाई झगड़ा जो है कि समाप्त हो जाता, क्योंकि सारे लोग तो समान अवसर के लिए ही काम कर रहे थे। श्रीलंका के लोगों ने यदि तमिल पार्टी बनाया था तो क्यों बनाया था? उसने जो समान अवसर पाने के लिए जो पार्टी बनाया तो वहाँ पर जो अभी श्रीलंका के समय में श्रीलंका में तमिल लोग हैं, है ना, और आज भी जो है उन लोगों के साथ कैसा स्थिति बनाया जा रहा होगा, किस तरह बनाया जा रहा हो, तो आज की जो वर्तमान स्थितियाँ अलग है। लेकिन एक समय यदि वहाँ पर सत्ता की साझेदारी कर दिया जाता, उन लोगों को अधिकार दे दिया जाता तो क्या उसको जो है कि उससे लाभ होता? क्या वहाँ पर जो श्रीलंका में युद्ध होता? क्या वहाँ पर रोजी रोटी का संकट आता? क्या वहाँ लोगों को देश छोड़ के दूसरे देश जाना पड़ता? कोई समस्या नहीं आता। इसी कारण से सत्ता की साझेदारी होना क्यों आवश्यक है? इसी कारण से आवश्यक है। बहुसंख्यक का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए हानिकारक है। यदि किसी को लग रहा है कि हमारी संख्या ज्यादा है और हम किसी को मार रहे हैं तो वो परेशान हो रहा है, वैसा नहीं है, वो भी मरेगा। जब वो मरेगा तो इधर भी कोई मरेगा, उधर भी कोई मरेगा। जब बहुसंख्यक वाला मरेगा, जो ज्यादा संख्या वाला वही मरेगा, जो कम संख्या वाला वही मरेगा, तो कष्ट तो दोनों साइड हो रहा है। जब दोनों साइड कष्ट हो रहा है तो कष्ट ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सत्ता को बांट देना चाहिए, मतलब सत्ता की साझेदारी होना चाहिए, मतलब सबको समान अवसर होना चाहिए। हर चीज जो है कि कानून की समता होना चाहिए, सबको समान अवसर देना चाहिए। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि है उसके लिए क्या है? ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, वह बात यह कही जा रही है, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था में अंतर्गत उनके बीच सत्ता का बांटा जाए और ये लोग इसी तरह से रहे। इसलिए वेद सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह के शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। जैसे भारत में क्या है? भारत में बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं। यहाँ पर भारत में जो फारसी है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, लेकिन किसी को ये चीज नहीं बोला गया कि तुम जो मुस्लिम है तो तुमको अधिकार नहीं मिलेगा, तुम जैन है तो तुमको अधिकार नहीं, तुम हिंदू है तुमको अधिकार नहीं मिलेगा। किसी को ऐसा नहीं किया गया, सबको अधिकार दिया गया। सब कोई वोट कर सकता है, सब लोग नेता बन सकता है, सब लोग प्रधानमंत्री बन सकता है, सारे लोग एसपी बन सकता है। मतलब भारत में क्या सत्ता की साझेदारी है, सबको अधिकार समान अवसर दिया गया, सब लोग डॉक्टर बन सकता है, सब इंजीनियर बन सकता है, जिसको जो बनना है बनो, जिसको जो करना है करो। तो ये व्यवस्था जब कर दिया जाता है तो लोकतंत्र करता है। मतलब लोकतंत्र क्या? सबको आगे बढ़ने का अवसर देता है। लोकतंत्र क्या? लोगों को जो है कि आगे बढ़ने का अवसर देता है, कुछ करने का अवसर देता है, समस्याओं को अपनी दूर करके जो है कि हर छोटी अपनी समस्या दूर करो, देश की समस्या दूर करो, समाज की समस्या दूर करो, हर समस्या को दूर करने का अधिकार आपको लोकतंत्र देता है। अपने देश के लिए काम करने का अधिकार जो है कौन देता है? लोकतंत्र देता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कि बहुत सारे देश ऐसे भी होते हैं जो अधिकार नहीं देते। श्रीलंका ने अधिकार नहीं दिया तो वहाँ पर जो समस्याएं उत्पन्न हुई। बेल्जियम ने अधिकार दिया तो वहाँ पर जो है वहाँ पर समस्या नहीं आई। इन दो तर्कों से एक को हम युक्तिपरक मतलब समस्या का समाधान करने वाला, और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपूरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणाम पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंगभूत महत्व को बताता है। यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद क्या हम लोग जो है कि सत्ता की साझेदारी के बारे में समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, समझ पाए? क्या आप लोग को लगता है कि समझ पाए? तो आगे बढ़ा जाए। अब खलील का उलझन के बारे में यहाँ पर खलील जो है उसका एक स्टोरी है, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। उसको कोई समस्या है, उलझन है, उस उलझन को समझते हैं। जैसा कि होता आया है इस बार भी विक्रम, हम लोग जो है कि एक कहानी सुनते हैं विक्रम और बेताल का। विक्रम चक्रवर्ती राजा है और बेताल भूत है।
विक्रम जाता है और बेताल जो कंधे में बैठता है और कंधे में बैठकर उसको कहानी सुनाता है और कहता है कि तुमको यदि आंसर पता होगा, आंसर यदि नहीं दिया तो तुम्हारा माथा जो है फूट जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, और यदि तुम जो आंसर जान के भी तुम नहीं देता है तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो यही चीज़ का कहानी को साथ में लगते हुए विक्रम बेताल का और खलील का जो है यहाँ पर उलझन के बारे में बात किया गया। तो खलील का क्या उलझन देखना, जैसा कि होता है इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। मतलब यहाँ पर एडवांस हो गया। पहले जो है कि विक्रम किससे जाता था, रथ से जाता था, पैदल से जाता था, और यहाँ पर जो है कि क्या किया गया, गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जो है जा रहा है, मोटरसाइकिल से चलाई जा रहा था और बेताल उसकी पीठ में बैठा था। और बेताल कहाँ बैठा है, पीठ में बैठा, मोटरसाइकिल आराम से पीछे बैठ जाओ। जब कहानी में इतना चेंज करिए दिया, जब इतना सब चेंज करिए दिया है, जब विक्रम जो राजा है, राजा उस साहब जो है कि या तो रथ में जाएगा या तो फिर वो तो पैदल जाता था। लेकिन यहाँ पर जब कहानी इतना चेंज करिए दिया एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को ये भी कर देना चाहिए कि जब गाड़ी है तो बैठा दो सीट में। मतलब जो बुझाया, जो धर्म हिंदू धर्म है जिसमें जो है कि चेंज करना है एकदम चेंज करके रख दो, कोई तो बोलने वाला है नहीं। इसलिए विक्रम के साथ छेड़छाड़ किया गया, दूसरे टीम में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो विक्रम जो किसमें जा रहा है, मोटरसाइकिल चलाते हुए। विक्रम हिंदू राजा है और बेताल जो है जो उसके पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार की थी। अब क्या है कि जो कहीं मतलब गाड़ी चला रहा है रात के समय, विक्रम जो है क्या चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, और कहीं उसको नींद ना आ जाए, इसी कारण से बेताल जो है क्या कर रहा है, वो जो है यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के जो है कि लोग बन गए हैं, जिसमें से जो अलग अलग जैसे भूत चुड़ैल अलग अलग चीज़ जो है दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि जो जिक्र है उसके अनुसार जो है बेताल है और भूत की श्रेणी में है ना, बेताल जो क्या है, भूत की श्रेणी में। लेकिन लोग जो है कि नजर देख के कितना जो है कि चुड़ैल भूत ये सब अलग अलग चीज़ें जो है कि लाया गया है। सब चीज़ क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ जो है कि हम लोग को जब देखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए प्रैक्टिकल यदि किया करता है कोई तो आगे बढ़ा जाए। तो क्या सोचा बेताल की जो है विक्रम को जो है क्या नींद नहीं आ जाए, जिसके कारण क्या किया कि भाई तुमको नींद आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो गिर जाएगा, लेकिन गाड़ी गिर जाएगा। तो कहानी सुनाने लगा। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार की थी। बैतूल शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। मतलब जो है बेरूत नाम का एक शहर है, बेरूत, वहाँ पर एक शहर, वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम क्या है, खलील। उसका माँ और बाप दोनों अलग अलग समुदाय थे, मतलब वो अलग अलग धर्म के लोग है ना, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग धर्म। कौन कौन धर्म का है सो बताते हैं। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, बाप जो है क्या था, ईसाई धर्म था, ईसाई था, बाप क्या था उसका, ईसाई था, ऑर्थोडॉक्स। उसके बाद उसकी माँ जो है सुन्नी मुसलमान है ना, मतलब कि जो पापा जो है क्या है, ईसाई है, और मैया क्या है, मुसलमान है। आधुनिक शहर के लिए या कोई अनूठी बात नहीं, आज के समय में जो है ऐसा होता है, अनूठी बात नहीं। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और उस राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ में रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में एक दूसरे से लड़ते थे। गृह युद्ध मतलब क्या होता है, जो देश में झगड़ा हो रहा है उसको गृह युद्ध कहा गया। अपने लोग लड़ता था, क्या कहते हैं, गृह युद्ध। खलील का एक चाचा इसी लड़ाई में मारा गया था, और खलील का जो चाचा था, चाचा मर गया। चाचा क्या हुआ, मर गया। जिंदा कौन है, खलील। खलील का कौन जिंदा है, माँ कौन सा धर्म की है, मुसलमान। बाप जिंदा, बाप कौन है, ईसाई। इतना समझ में आ गया, इतना याद रहेगा। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोटाइट पंथ का कैथोलिक ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या बनाया गया कि यदि कोई राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति कौन बनेगा, है ना, मेनोनाइट पंथ का कैथोलिक यदि है तो वो क्या बन सकता है, राष्ट्रपति। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनेगा। और वहाँ पर यदि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कौन बनेगा, कौन धर्म का, मुसलमान। और कौन सा मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, है ना। सिया और सुन्नी होता है, तो उसमें जो है कि यहाँ पर सुन्नी जो मुसलमान है वो जो है कौन क्या बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। और यहाँ पर उसका माँ जो क्या है, सुन्नी मुसलमान हो सकता है। वो प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई, उसका बाप क्या था, ऑर्थोडॉक्स ईसाई। वो जो है कि यदि चाहे तो उस देश का क्या बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। और संसद का अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान के लिए तय हुआ। और सिया मुसलमान जो है क्या बन सकता है, वो जो है कि संसद जो है लोकसभा जो होता है ना, तो उसमें जो है कि संसद होता है, तो उसमें जो क्या उसका यदि कोई अध्यक्ष बन सकता है तो उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, सिया मुसलमान। सुन्नी मुसलमान उसकी मम्मी थी, और यहाँ पर सिया मुसलमान जो है अध्यक्ष बन सकता है। प्रधानमंत्री जो सुन्नी मुसलमान बन सकता है, वो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, ईसाई बन सकता है। सिया मुसलमान के लिए हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस में संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। मतलब ईसाई और मुसलमान का जो आबादी है वो क्या था, बराबर था। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते को आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। मतलब क्या है कि उसके बाद जो मुस्लिम की आबादी जो बढ़ी और बढ़ने के बाद ज्यादा हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो है क्या हुआ कि जो ये समझौता हुआ था वो समझौता आज भी जो है कि उसको मतलब उस समय भी जो है कि माना जा रहा है। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है। मतलब खलील को जो है, खलील का जो उलझन था उसको जो है कि टेंशन हो गया, सब देख के पढ़ के लगता है कि कैसा चीज हुआ। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए सबसे बड़ी पद पर पहुंच नहीं सकता। खलील जो है यदि वो चाहेगा कि हमको राष्ट्रपति बनना है तो बन पाएगा नहीं, कि वहाँ पर सब फिक्स है, कौन जो है कि आपका प्रधानमंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, है ना, उस धर्म का रहेगा तभी जो है वो बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता, है ना। तो हाँ वो जानेगा। लेकिन मौजूदा व्यवस्था के चलते वह सबसे बड़े पद पर नहीं जा सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता का। मतलब खलील जो है कि ना माँ का धर्म को मान रहा है, ना मतलब कि वो ना सुन्नी मुसलमान वाला धर्म मान रहा है, और ना जो है किसका जो है ऑर्थोडॉक्स ईसाई वाला बात मान रहा है। मतलब कोई धर्म को जो है मानता नहीं है। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी धर्म में जोड़कर पहचाना जाए। मतलब खलील जो है वो इस बात को जो है कि चाहता ही नहीं है कि जो है कि वो किसका जो है कि कोई धर्म हुआ। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म नहीं मानता, तो वो भी चाहता है कि कोई धर्म नहीं माने। यदि कोई धर्म नहीं मानेगा तो कोई कपड़ में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। या तो मुसलमान बनेगा तो जा सकता है, ईसाई बनेगा तो जा सकता है ना। और लेकिन कुछ नहीं बनेगा, कोई धर्म नहीं मानेगा तो क्या हो जा सकता है, नहीं जा सकता। उसे समझ में नहीं आता है कि लेबनान की अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना यह है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए। खलील कहता है कि चुनाव कराओ, जिस प्रकार भारत में चुनाव होता है उसी प्रकार चुनाव करो, जो जीतेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अध्यक्ष जो बनेगा अपने बनेगा, जो जीतेगा वही बनेगा। लेकिन यहाँ पर वैसा चीज था नहीं था। मतलब यहाँ पर जो है कि यदि मुसलमान है तो ये बनेगा, ईसाई है तो ये बनेगा, और यदि नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा। और जैसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले वह किसी भी समुदाय का। मतलब ज्यादा वोट मिला तो राष्ट्रपति बन जाए, ज्यादा वोट मिला प्रधानमंत्री बन जाए, भले कौन समुदाय कोई धर्म का मानता हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था शांति का सबसे अच्छी गारंटी है। जो उनके बुजुर्ग थे, उनके बड़े थे, उन लोगों का कहना है कि देखो खलील जो व्यवस्था चल रहा है ना वही ठीक है, तुम युद्ध को नहीं देखा।
वहाँ पर जिस प्रकार लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ है, जितने लोग मरे, इसके बाद ये व्यवस्था जो बनी है, यही व्यवस्था जो है सबसे बढ़िया। लेकिन यदि खाली कुछ बनना चाहेगा तो क्या बन पाएगा? वो तो कोई धर्म ही नहीं मानता है, ना माँ का धर्म मान रहा है, ना बाप का धर्म मान रहा है। बाप का धर्म मानता तो भी कुछ बन जाता, माँ का धर्म मानता तो भी कुछ बन जाता, ना उसका बाप का धर्म से लेना देना है, ना माँ का धर्म से लेना देना। अब कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वह टीवी टावर के पास पहुंच गए। कहानी खत्म नहीं हुआ था, टीवी टावर का जो पहले टावर लगा रहता था, हाँ ना, वहाँ पर उसका विक्रम में गाड़ी जो है पहुंचा था। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, और जो है कि कहानी खत्म करते हुए जो है कि विक्रम से सवाल जो पूछना शुरू करता है। कौन पूछता है सवाल? बेताल पूछता है। कौन पूछता है? बेताल पूछता है। उसका नाम बेताल है, और बेताल क्या पूछता है? सवाल पूछा है। कौन सवाल पूछा है? अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? यहाँ पर पूछता है विक्रम से, विक्रम बताओ, तो तुम लेबनान का कानून तुम फिर से लिख देगा, मतलब लिखने का अधिकार मिल जाएगा, फिर से लिखो, नया लिखो, तो तुम क्या कर सकता है? क्या आप पुरानी व्यवस्था को चलने देते, मतलब जो पुराना व्यवस्था चल रहा है वो तुम चलने देता, या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला, और जो है कि बेताल और याद दिलाता है कि हम लोग बीच में क्या डील हुआ है। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी। मतलब यदि तुम्हारे पास आंसर है और आंसर है तुम जवाब नहीं देता है तो तुम्हारा क्या होगा? मोटरसाइकिल जाम, मतलब चलेगा नहीं, जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, मतलब आगे नहीं जा सकते। क्या आप बेचारे विक्रम का बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? मतलब क्या आप लोग को जो है कि इसका जवाब देकर जो है मतलब मदद कर सकते हैं? क्या तुम जो है कि संविधान लिखने का फिर से लेबनान का अधिकार दिया जाए तो तुम चेंज करोगे, या फिर वही चीज को रहने दोगे? यहाँ पर जो है ये चीज को जो है किसने पूछा? बेताल ने। किसको पूछा? तो ये चीज आप लोग जो अपना कॉपी में आंसर लिख सकते हैं और बढ़िया से लंबा चौड़ा करके क्या हम यदि रहते हैं हमको फिर से लिखने का मौका दें, हम क्या करेंगे? इस बात को जो है आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब यहाँ तक आप लोग को समझ तो आ गया होगा। क्या समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक वहाँ पर हम लोग पिछला टॉपिक पढ़े थे, वो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और अब हम लोग क्या खलील का भी कहानी पढ़ ली है। अब यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के रूप के बारे में। राजनीति सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। राजनीति सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। मतलब पहले से परंपरा आया चलते कि जो शक्ति जो होता है ना, राष्ट्र का शक्ति, वो किसी एक आदमी के हाथ में रहना चाहिए। इसलिए उस समय क्या था? राजतंत्र। राजा के पास सारी शक्ति होता था। राजा यदि किसी को बोल दिया कि इसको मार दो, फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मार दो, इसको फांसी दे दो, फांसी दे दो। मतलब क्या? एक आदमी पर सारा शक्ति जो है एक आदमी के पास है। जो करना है, इस देश उड़ा देना है, उड़ा देना, बंदूक चला देना है, गोली चला देना है, बम चला देना है तो चला देना, बाकी जो होगा सो होगा। तो ये क्या है? एक आदमी पर जो है सारी शक्तियां कहाँ थी? एक जगह में थी। लेकिन जब लोकतंत्र आ गया तो क्या शक्ति एक जगह पर है? क्या नहीं, सब शक्ति को जो है बांटने का कार्य किया गया। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियां का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन व्यवस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने की सबकी बातें शामिल होती है, इसलिए उसी लोकतंत्र शासन में अच्छा माना जाता है। मतलब यदि सबका सम्मति, सबको अवसर, समान अवसर, सबको जो आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए तो स्थिति सही है। सबको शक्ति दिया जाए तो स्थिति सही है कि नहीं है? या फिर किसी एक आदमी को दे दिया जाए तो वो चीज बढ़िया है? तो बढ़िया एक आदमी को दे दिया जाए बढ़िया नहीं है, जो सब आदमी को मिले वो बढ़िया। तो लोकतंत्र में सबको दिया गया है कि नहीं? क्या एक आदमी को दिया गया है? तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र में जो सबको अधिकार दिया गया है, और अधिकार देने से इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ? तो लाभ होता है। राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। अब यहाँ पर एक नंबर का उदाहरण को देखते हैं। एक नंबर का उदाहरण में क्या बोलता है? तो एक नंबर का उदाहरण बोलता है शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका। हमने विधायिका के बारे में पहला पाठ में हम लोग पढ़े थे। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे उस विधायिका के बारे में हम लोग पढ़े थे। विधायिका मतलब क्या होता है? जो कानून बनाने का कार्य करता है। कानून कौन बनाता है? मंत्री के लोग बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं या एमपी बनाते हैं, उसे विधायिका कहते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा था कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका कौन है? जो कानून को लागू करने में मदद करते हैं। इसमें डीओ, बीओ, सीओ, थाने से पुलिस जो है कि सारी जो आ जाते हैं इसमें, जो क्या वो लोग कार्य करते हैं। उसके बाद न्यायपालिका आता है। न्यायपालिका का क्या था? जो न्याय दिलाता है। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय देने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करता है। जैसे किसी को जो है कि सजा देना है तो सजा देने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। इसे जो है कि स्तंभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्तंभ। किसी देश का जो है स्तंभ कहा जाता है। ये तीनों जो है स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो है किसी देश का तीन स्तंभ कहलाते हैं, महत्वपूर्ण स्तंभ। इसके बिना जो है उस देश का विकास होना, लोकतंत्र का विकास होना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये चीज होना जरूरी है कि नहीं है? न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियां, विधायिका अपना शक्ति का प्रयोग कर रहा है, कार्यपालिका अपना शक्ति का प्रयोग कर रहा है, न्यायपालिका अपना शक्ति का प्रयोग कर रहा है। मतलब तीनों को अपना अपना शक्ति दिया गया कि नहीं? ऐसे बंटवारे को यह सूचित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता के असीमित उपयोग नहीं कर सकता। अब यदि विधायिका चाहेगा कि सब कुछ हम ही करेंगे तो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो सीमित जो है कि ताकत दिया गया, सीमित शक्ति दिया गया। न्यायपालिका को भी जो है न्यायपालिका को भी सीमित शक्ति दिया गया। सबको जो है सीमित शक्ति दिया गया। अनलिमिटेड किसी को दिया गया, सबको लिमिट शक्ति दिया गया। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता में संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में के बारे में कक्षा 9 में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका नियुक्ति कार्यपालिका की करती है, पर न्यायपालिका जो है कार्यपालिका की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों को अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी करते हैं, और ये जो एक दूसरे को जो क्या करता है? कंट्रोल करने का काम जो है करता है। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर के अलग अलग सरकार रहते हैं। मतलब जैसे भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत में जो सरकार देखा जाए तो केंद्र सरकार में है, और केंद्र सरकार में अभी जो है अभी के समय में किसी सरकार है, तो अभी के समय में जो सरकार जो है वो किसका है? वो जो है बीजेपी का सरकार है कि नहीं? मोदी सरकार है। और यदि झारखंड के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर जो है कि जन्म का सरकार है। मतलब इसका मतलब क्या है कि केंद्र में जो है कि अलग सरकार है और राज्य में जो अलग अलग सरकार है, और इसमें जो किसी दोनों को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मतलब यहाँ पर सरकार के बीच में जो भिन्नताएं, बंटवारा और विशेषताएं को जो है कि देने का काम किया। नहीं तो ऐसा होता है कि जो है कि केंद्र में मेरा सरकार है तो राज्य में मेरा सरकार होगा, लेकिन ऐसा सरकार है नहीं है। जैसे पूरे देश के लिए सामान्य सरकार, मतलब पूरे देश के लिए केंद्र सरकार हो गया, और राज्य के लिए कौन सा सरकार हो गया? राज्य सरकार। फिर भी प्रांतीय क्षेत्रीय अलग अलग सरकार है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार का अक्सर संघ और केंद्र सरकार करते हैं। जो केंद्र में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो पूरे देश के लिए सरकार होता है उसको क्या कहते हैं? या तो उसको संघ सरकार कहेंगे, या तो उसको क्या कहेंगे? केंद्र सरकार कहेंगे। और जो राज्य में सरकार होता है उसको क्या कहेंगे? प्रांतीय सरकार कहेंगे, या तो उसको क्षेत्रीय सरकार कहेंगे, या तो फिर उसको क्या कहेंगे? राज्य सरकार कहेंगे। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बताया जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। क्षेत्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार को हम लोग भारत में क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। यदि हम लोग जो है कि भारत में से जो झारखंड की सरकार है उसको हम लोग कौन सा सरकार कहेंगे? उसको हम लोग राज्य सरकार कहेंगे।
या तो उसको राज्य सरकार कहेंगे, या तो इसको प्रांतीय सरकार कह सकते हैं, या तो इसको हम लोग क्षेत्रीय सरकार, तीनों में से हम लोग कुछ भी कहेंगे तो क्या होगा, राज्य सरकार होगा। तमिलनाडु में यदि सरकार है तो उसको क्या कहेंगे, वहाँ पर प्रांतीय सरकार है, या तो क्षेत्रीय सरकार है, या तो क्या है, राज्य सरकार। बिहार में यदि है तो क्या है, या तो प्रांतीय सरकार है, या तो क्षेत्रीय सरकार है, या तो राज्य सरकार। और पूरे देश में यदि है उसको क्या कहेंगे, या तो उसको संघ सरकार कहेंगे, या तो उसको केंद्र सरकार, या तो उसको संघ सरकार कहेंगे, या तो उसको केंद्र सरकार कहेंगे। समझ में आया? भारत में हम राज्य सरकार करते हैं, हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है क्या है, प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, राज्य सरकार जो है ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी और भी है। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में यह काम हुआ है, श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों के नीचे स्तर पर सरकारों के लिए ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं, उच्च स्तर, निम्न स्तर के सरकारी की सत्ता के ऐसे बंटवारे के द्वारा वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जब अगला अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लोग फिर इसमें बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है पंचायत सरकार और नगर पालिका सरकार के बारे में भी बताया गया। तो भारत में ये भी है। लेकिन देखिए जो है श्रीलंका के बारे में बात करें तो वहाँ पर क्या राज्य सरकार वहाँ पर नहीं होती, लेकिन भारत में राज्य सरकार है कि नहीं, यहाँ पर भारत में राज्य सरकार है। बेल्जियम के बारे में हम लोग पढ़े तो बेल्जियम में राज्य सरकार था, वहाँ पर क्या था, सामुदायिक सरकार था, है कि नहीं। एक था राज्य सरकार, एक था केंद्र सरकार, दूसरा क्या था, सामुदायिक सरकार था। और एक तीन स्तर की सरकार जो है बेल्जियम में था, लेकिन वहाँ पर एक सामुदायिक सरकार था, नगर पालिका सरकार था, वहाँ पर स्थानीय सरकार था, बेल्जियम में नहीं था। 3 प्रकार की सरकारें बेल्जियम में होती है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषीय धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम के सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ पर जो सामुदायिक सरकार के बारे में बनाया गया, तो सामुदायिक सरकार वो कौन सा सरकार, वो भाषा के आधार पर सरकार बनाई गई है। डच भाषा का यदि आदमी है तो डच भाषा वाला जो है सामुदायिक सरकार तो उसी को वोट देगा। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण कुछ देशों के संविधान के कानून के बाद का प्रावधान की गई सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली इस व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन में अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। यहाँ पर महिलाओं के बारे में बात किया, महिलाओं को जो अधिकार दिया जाता है, जैसे अभी हम लोग की देवी जो है कि डुमरी से जो है कि चुनाव लड़ी, पिछले बार जो है जीती थी, इस बार भी चुनाव कल जो है पता चलेगा कि तो वो जो पिछले बार जीते थे, इस बार जो है कि जो है कि फिर से चुनाव में खड़ा हुआ। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कल पता चलेगा। अल्पसंख्यक के बारे में बात किया गया, अल्पसंख्यक को भी जो अधिकार जो लोकतंत्र में दिया जाता है। सामाजिक विविधताओं को शासन की भागीदारी देने के अलग अलग तरीके पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। मतलब आगे जब हम लोग बात करेंगे शासन के बारे में, उस समय हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है कि शक्ति को जो है बांटा जाता है, और आगे जब बात करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो फिर आगे बात करते जाएंगे और जब करते जाएंगे तो फिर समझते जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया? सत्ता के बंटवारे का एक रूप विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित नियंत्रित करने के तरीके से भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रखना चाहिए। और ये जितने सारी चीज होता है उसमें क्या चुनाव का विकल्प रखा जाता है कि नहीं, मतलब चुनाव किया जाता है। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न पार्टियों के विभिन्न उपलब्ध होता है, पार्टियों में सत्ता की आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। अभी जैसे चुनाव हो रहा था तो सारी पार्टी जो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, हर कोई जो है प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, एक दूसरे को जो है हराने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा वोट लाने का प्रयास कर रहे थे। पार्टियों में आपसी प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति के समूह के हाथ में नहीं है। जब इस प्रकार का हो रहा है इसका मतलब क्या है, सत्ता जो किसी एक हाथ में है नहीं है, मतलब सबके हाथ में, जो जीतेगा उसको मिल जाएगा। एक बड़ी समय अवधि को गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बराबरी की अलग अलग विचारधारा सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। जैसे यहाँ पर जो है कि अलग अलग देश में जैसे भारत में जो एक समय जो है कि कांग्रेस का सरकार था, आज जो है कि बीजेपी का सरकार है केंद्र में, है कि नहीं। मतलब क्या है कि सत्ता आज इसके पास तो हो सकता है, आगे फिर किसी के पास हो सकता है। एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियों के मिलकर चुनाव लड़ती है। मतलब क्या चुनाव लड़ने के समय पार्टी चुनाव लड़ती है, अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती है, या 2 या 2 अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, उद्योग मजदूर जैसे संगठित हित समूह के भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों की सीधी भागीदारी करके नीतियों में अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों के कार्यप्रणाली पढ़ते हैं। हम लोग इकाई 3 में जब बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे, क्या किस बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक पार्टियों के बारे में हम लोग जाएंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके साथ ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। इसके आंसर क्वेश्चन आप लोग जो है बना लीजिए, और इसको जो बढ़िया से बनाने के बाद आप जो है कि इनको दिखा सकते हैं। तो ये समस्या मतलब ये चैप्टर जो है कि चैप्टर की जो समस्या आज जितना ऐसा जो समाप्त हो गया। तो आपको यदि किसी प्रकार से कोई सवाल पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया, यदि आपको लगता है कि कुछ समझने में जो है कमी है, कुछ समझ नहीं पाया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पूछ सकते हैं। पूछने में कोई शर्म नहीं, आराम से आप जो है कि जो पूछना है पूछिए, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो ये आपका सत्ता की साझेदारी 2 पार्ट में, कल हम लोग पहला पार्ट पढ़े थे, आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़े। दोनों पार्ट जब हम लोग पढ़े तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग पता चला कि सत्ता की साझेदारी करना बड़ी आवश्यकता है। यदि सत्ता की साझेदारी हम लोग नहीं करते तो क्या होगा, आपस में जो है कि लड़ाई झगड़ा होगा। ये सबको समान अवसर नहीं देंगे तो क्या होगा, वो आदमी जो है कि समान अवसर के लिए आंदोलन करेगा कि नहीं। तो इसमें जो खून खराब हो जाएगा, लोगों का जो है मृत्यु हो सकता है। मतलब क्या हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को जो है किसी देश में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना चाहिए। वहाँ लोकतंत्र में क्या हर लोग को अधिकार देना चाहिए, किसी का अधिकार छीनने का काम नहीं करना चाहिए। और यदि किसी का अधिकार छीना जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो देश ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और देश में क्या हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। गृह युद्ध मतलब क्या है, आपस में सब जो है लड़ना शुरू कर देगा। आपस में लड़ना शुरू कर देगा तो फिर कौन सा स्थिति आ जाएगा, ना उसको रोजगार मिलेगा, ना ही रोटी मिलेगा। यदि रोटी नहीं मिलेगा तो खाएगा नहीं तो भूखे मर जाएगा। और बहुत सारी ऐसी स्थितियां जब आएगी तो फिर क्या करेगा, वो अपना देश छोड़कर क्या होगा, दूसरे देश की ओर यात्रा करने चल जाएगा। और जब दूसरे देश चल जाएगा तो फिर वहाँ के जो देश है वो देश भी तो उसको जो ऐसे खुद रख लेगा कि आओ तुम हम रख लेते हैं। हो सकता है उसको वहाँ से मार के भगा दे, हो सकता है वो बोलेगा कि तुम यहाँ से निकलो, हो सकता है वहाँ पर जो खाने के लिए मिले, हो सकता है उसको वहाँ से बोलेगा तुम जो है यहाँ पर तुम रहने लायक नहीं, हो सकता है वहाँ से भी जो है उसको मार हटाया जाए। मतलब कितनी प्रकार की समस्याएं जो आ सकती है। अपने घर में यदि आदमी रह रहा है तो वो तो एक प्रकार से जो है कि अपना सुरक्षित है, लेकिन दूसरे घर में यदि चल जाए तो दूसरे घर में यदि कोई चल गया है तो क्या अपने घर में रहने देता है, कोई अपने घर में घुसने देता है, नहीं घुसने देता है। तो नहीं, यदि अपने घर में कोई अपने घर में घुसने दे रहा है तो वहाँ पर दिक्कत है कि खाने का दिक्कत, सोने का दिक्कत, बाल बच्चा जो छोटा छोटा बालक बुतरू जो है उन लोग रखने का दिक्कत, इसके साथ साथ जो है पढ़ने का दिक्कत, पढ़ नहीं पा रहा, शिक्षा नहीं कर पा रहा है तो उससे भी नागरिक नहीं बन पाएगा। वो जो है क्या होगा, ऐसा नागरिक बनेगा जो मतलब कि उसको कोई कहीं सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगा, और ना ही उसको जो नौकरी मिल पाएगा, ना ही उसको किसी प्रकार की जो है कि इस प्रकार की जब कुछ नहीं मिल पाएगा तो उसके लिए क्या हो, स्थितियां खराब होगी। तो स्थितियां यदि खराब होगी तो उसको जो है कि हम लोग क्या करना चाहिए, यदि हम लोग एक ही काम करना, सत्ता की साझेदारी करते हैं, मतलब सबको जो है समान अवसर देना चाहिए, सबको जो है समानता मिलना चाहिए, सबको जो नौकरी देने के लिए, सबको जो पद देने के लिए सबका समान अवसर देना चाहिए। हर कोई जो है जब समान मिलेगा, सबको जो है सब कुछ अधिकार मिलेगा तो क्या होगा, समस्या का समाधान होगा। और जब समस्या समाधान होगा तो ना गृह युद्ध हो पाएगा, ना भेदभाव हो पाएगा, ना ही जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होगा। मतलब हर प्रकार की समस्या जो है समाप्त हो सकती है। एक छोटा सा चीज है और चीज क्या है, सत्ता की साझेदारी। इसलिए हम लोग को जो है कि ये चैप्टर में लिखा गया, क्या लिखा गया, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। जरूरी पढ़ने के लिए जरूरी और रहने के लिए जरूरी, परीक्षा के लिए जरूरी।
तो यहाँ पर ये अध्याय जो है समाप्त होता है। हम लोगों ने सीखा कि सत्ता की साझेदारी होने से लाभ होगा और सत्ता की साझेदारी नहीं होने से जो है कि बहुत सारी हानियां हो सकती है। यदि हम लोग हानियों से बचना है तो हर देश में सत्ता की साझेदारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।